आर अगेन इन द क्लास। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग 9th A, B, C, D चारों सेक्शन की फिजिक्स हमारी चल रही है और चैप्टर हमारा चल रहा है साउंड या फिर ध्वनि। ओके, तो बेटा जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साउंड ध्वनि क्या है, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, और हमने ये भी जाना कि ध्वनि एक्चुअली संपीड़न और विरलन यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की एक सीरीज या एक श्रेणी होती है और उस तरह से ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है। और अब उसके आगे मैंने आपको बताया कि ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम होती है। मैंने ये भी बताया कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है और ध्वनि बिना किसी माध्यम के या बिना किसी मीडियम के निर्वात में नहीं चल सकती। और संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब इसके आगे जो चीज़ हम शुरू करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका नाम है इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव। इसको समझने के लिए आपको 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पे आना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, नोट्स में आपको भेज दूंगी तो उसकी चिंता मत करिएगा। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि जब भी हम बात करते हैं कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है क्या, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, हम कैसे समझाएंगे कि ध्वनि तरंग है। ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि वो संपीड़न और विरलन के क्रम में चलती है, लेकिन वो अनुदैर्ध्य तरंग क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि यदि जो कंपन है वो तरंग की दिशा में हो रहा है तो उस चीज़ को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि लंबाई की दिशा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड पे आइए 1 मिनट, देखिए हमने यहाँ पर, आप सब लोगों ने बचपन में एक स्प्रिंग यूज़ की होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 खंबे लिए, खंबे या डंडे आप जो भी कहना चाहें, स्टैंड के साथ, और यहाँ पे इसमें प्लग है। स्प्रिंग पता है ना, जो हम लोग पेन में यूज़ करते हैं, पेन के अंदर एक रिफिल के अंदर स्प्रिंग होती है, उसको स्लिंकी भी बोलते हैं। उसको इस तरह से हमने यहाँ पर गाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे देखिए कि जब मैंने इसको गाड़ दिया, मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये एक B पॉइंट है। इज इट क्लियर? बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि स्प्रिंग को यूं करके छोड़ देते थे, वही काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस स्प्रिंग को यूं खींच के छोड़ दूं तो क्या होगा, इस तरह से स्प्रिंग हिलने लगेगी। इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि मैंने जब स्प्रिंग को यूं करके खींचा तो ये जो स्प्रिंग के जो ये गोल गोल लोहे के पीसेस हैं वो इस तरह से गति करते हैं, यानी कि कंपन भी आपका इसी दिशा में है और इसी दिशा में
आप देख रहे हैं कि जिस दिशा में आपका कंपन है उसी दिशा में आपके तरंग चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की तरंगे जो कि कंपन जिस दिशा में होता है उसी दिशा में अगर तरंग चलती है, और देखिए यहाँ पर स्प्रिंग पास पास है तो इसको हम बोलेंगे C, और यहाँ पे स्प्रिंग दूर दूर है तो इसको बोलेंगे R। फिर पास पास है तो फिर C, फिर दूर दूर है तो फिर R, फिर पास पास है तो फिर C। बात समझ में आ रही है? तो एक हमारा क्षेत्र है A और एक B। जब हमने स्प्रिंग को इसमें लगाया और हमने कहा कि हमने स्प्रिंग को यूं तरह से छोड़ा इस दिशा में, तो संपीड़न विलयन के क्रम में एक तरंग की तरह से ध्वनि आगे बढ़ती है और A से B तक जाती है। ओके, लेकिन क्या होता है कि कंपन की दिशा में ही तरंग की दिशा होती है। ओके, तो इस कारण हम ये बात कहते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फिर आप पूछेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? पेपर में आता है कि अनुप्रस्थ तरंग, या इसको आप कह सकते हैं, इसको आप और भी कह सकते हैं ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है? प्रकाश। ध्वनि कभी भी ट्रांसवर्स वेव नहीं है। मैं इसको आप एक ऐसे भी समझा सकती हूँ कि अगर कंपन इस दिशा में है और तरंग भी इस दिशा में चल रही है तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य। हमने चेक करके देखा ध्वनि के केस में ऐसा होता है। ओके, लेकिन ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि अगर कंपन इस दिशा में है, क्लियर, कंपन आपका इस दिशा में हो रहा है तो तरंग इस दिशा में चलेगी। फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? ओके, कंपन मीन्स वाइब्रेशन आपको बताया था और तरंग मीन्स वेव। क्लियर? तो यूं 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 हिलेगा लेकिन तरंग इस दिशा में चलेगी, तो उस तरह की तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और ऐसा ध्वनि के केस में नहीं होता। ध्वनि के केस में जिस दिशा में कंपन होता है, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं वाइब्रेशन, और तरंग मीन्स वेव। तो ध्वनि के केस में जिस दिशा में कंपन होगा उसी दिशा में तरंग चलेगी, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों के केस में अगर आपकी तरंग इस दिशा में चलेगी तो कंपन इस दिशा में। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा प्रकाश तरंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? फिर मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। पेपर में आता है कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, तो हम उसमें लिखेंगे कि चूंकि ध्वनि में जिस दिशा में कंपन होता है उसी के समानांतर दिशा में वो तरंग भी चलती है और आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। इस कारण ध्वनि एक अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। प्रकाश के केस में जिस दिशा में कंपन होता है 90 डिग्री पर लंबवत दिशा में, लेकिन तरंग उसके 90 डिग्री अलग दिशा में चलती है, इस कारण प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आपने क्या क्या सीखा, फिर मैं बताती हूँ। ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि क्या होती है। उसके बाद आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आकर सीखी कि ध्वनि एक्चुअली माध्यम के माध्यम से चलती है। ध्वनि ठोस में, द्रव में, गैस में चल सकती है। और आपने सीखा कि ठोस में उसकी चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैस में उससे भी कम होती है। और साथ में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि ध्वनि माध्यम के कणों का विस्थापन नहीं है। यहाँ का कण उठ के यहाँ आपके कान तक नहीं आ रहा है, ये कण इसको धक्का देता है, वो कण इसको धक्का देता है, वो कण इसको धक्का देता है, और एक प्रकार का विक्षोभ
या डिस्टरबेंस या लहर आपके कानों तक आती है। और वो लहर किससे मिलके बनती है? संपीड़न यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी कि विरलन से। जहाँ पर वो कण पास पास होते हैं वहाँ पर हम कहते हैं उच्च दाब या उच्च ताप का क्षेत्र या संपीड़न, और जहाँ पर वो कण दूर दूर होते हैं उनको हम कहते हैं रेयरफैक्शन, या उस जगह पर कण आपस में दूर दूर होते हैं। एक श्रेणी सी बन जाती है, आवाज़ आपके कानों में पहुँच जाती है। सो इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद अब हम समझेंगे कि तरंग या फिर ध्वनि के कौन कौन सी मेन परिभाषाएं होती हैं और उसके मेन क्या क्या लक्षण होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। फिजिक्स है, टफ है, लेकिन ऐसे हंसते खेलते करते हैं। आज रक्षाबंधन है, सब लोग लगभग राखी बांध चुके होंगे। सो विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आप इस त्यौहार को मनाइए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये क्लास सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो क्लियर, when somebody is asking to you what is longitudinal wave, it is very clear कि अगर इस दिशा में कंपन है तो तरंग भी इसी दिशा में चलेगी, और अनुप्रस्थ तरंग कंपन इस दिशा में है, तरंग आपकी इस दिशा में चलेगी। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।